तो रिसेंटली खबर आई कि रॉबर्ट ई कियोसाकी जो कि बहुत एक फेमस ऑथर है वो जो है 1.2 बिलियन के डेब्ट के अंदर है। अब दुर्गा कॉलोनी के मोनू ने इसके ऊपर रील्स बनाना शुरू कर दिया कि जो हमको बोलता था लोन ना लिया कर वो खुद लोन के अंदर है। सब लोगों ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया और जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी भी नहीं थी वो लोग भी कमेंट करने लगे कि शायद से पुअर डैड का इन्फ्लुएंस आ गया होगा। पर यही नहीं, जेफ बेजोस, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप, सबके सब लोग जो है आज के टाइम के ऊपर डेब्ट के अंदर चल रहे हैं। यहाँ तक कि रिलायंस जो है भारत की सबसे बड़ी कर्जा लेने वाली कंपनी बन चुकी है। तो ऐसा क्या पता है इन लोगों को जो हम लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं कर्जा लेने से आदमी गरीब होता है, ये लोग जो है कर्जा लेकर अमीर हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अमीर लोग जो है कर्जा क्यों लेते हैं, इससे पहले हम लोग जो है बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे। हम लोगों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि पैसों को जो है सेव किया जाए। अब हम उस सेव किए हुए पैसे को बैंक के अंदर रखेंगे जिसके ऊपर बैंक हमको जो है वो 3 से 4% का इंटरेस्ट देगा। इसको हम लोग 3% लेकर चलते हैं। अब बैंक उसी पैसे को जो है लोन के ऊपर देना शुरू कर देगा। अब हम लोग मानते हैं कि बैंक जो है बिजनेस लोन को देता है 11% के ऊपर। अब जो 100 रुपए हमने बैंक में डाले होंगे, बैंक जो है उसके ऊपर 11 रुपए कमाएगा और उसमें से 3 रुपए बदले में हमें दे देगा। अब यहाँ पर आते हैं बिजनेसमैन लोग जो पहले आम लोगों की तरह ही जो है लोन्स लेना शुरू करते हैं। अब लोन भी यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिकोर्स लोन, एक होता है नॉन रिकोर्स लोन। रिकोर्स लोन के अंदर हम लोगों के पर्सनल लोन, कार लोन इत्यादि लोन्स आते हैं जिसके अंदर अगर हम लोग पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक आकर हमको जो है फोन करेगा, हमारा सिविल डाउन करेगा, हमको जो है 2-4 गालियां सुनाएगा और चीज को भी जो है वो लेकर जाएगा। वहीं पर एक आते हैं नॉन रिकोर्स लोन जिसके अंदर आपने जिस चीज के लिए पैसे लिए गए सिर्फ उसी चीज को सीज किया जाएगा और उसको ऑक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आपकी पर्सनल इमेज, आपको कॉल वगैरह करना, डिफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नॉन रिकोर्स लोन के लिए आपको जो है पहले लोन्स को जो है रेगुलरली पे करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रिकोर्स से नॉन रिकोर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। अब बिजनेसमैन जो है स्टार्टिंग के अंदर रिकोर्स लोन के अंदर उसको टाइम टू टाइम पे करने के बाद में, एक रेप्यूटेशन बिल्ड करने के बाद में बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में नॉन रिकोर्स लोन की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर बैंक्स का भी ये फायदा है क्योंकि जहां पर 100 करोड़ रुपए अगर उनके पास में है तो जहां पर उनको 10,000 लोगों को 1-1 लाख का लोन देना उसके बजाय एक बिजनेसमैन जो है डायरेक्टली 100 करोड़ का लोन उनसे ले लेगा। तो उनका स्टाफ का खर्चा, जो बार बार कॉल करने का खर्चा और भी सारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। अब ये मान लो कि कोई बिजनेसमैन है जिसके पास में 150 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और वो जो है 150 करोड़ की बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो वो जो है कभी भी डायरेक्टली अपने पैसे को बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो अपने से 50 करोड़ करेगा और 100 करोड़ जो है बैंक से लेगा। अब उसको 100 करोड़ लेने का फायदा ये होगा कि अब वो वहां पर नेगोशिएट करके जो है इंटरेस्ट रेट सेट करेगा, लेट सपोजिंगली 7% के ऊपर। अब चाहे इकोनॉमी डाउन जाए, इन्फ्लेशन हो, वॉर की स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको सिर्फ जो है वो 7% का ही इंटरेस्ट पे करना है। अब वो 100 करोड़ बैंक के और 50 करोड़ अपने लेकर जो है एक बिल्डिंग बनाएगा और जो उसके पास में ऑलरेडी 150 करोड़ पड़ा था उसमें से वो 100 करोड़ किसी एक ऐसे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसका एनुअल रिटर्न 20 से 22% हो। जैसे कि किसी कमर्शियल एरिया के अंदर अपनी बिल्डिंग को बनाना, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना या खुद का कोई स्टार्टअप खोल लेना। अब उसका न्यू बिजनेस जो है उसके बैंक की ईएमआई जो कि 7 करोड़ होने वाली है ईयरली, उसका जुगाड़ जो है वो करती रहेगी और इसके अलावा उसके लिए जो है स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम भी बनाती रहेगी। मान लेते हैं कि उसके नए बिजनेस से 100 करोड़ के बिजनेस से उसको कमाई 22 करोड़ होती है, उसमें से 16 करोड़ वो पर्सनली अपने पास रखेगा और बाकी का 7 करोड़ जो है बैंक को दे देगा। तो इस तरह से जो है बिजनेसमैन लोन को यूटिलाइज करते हैं। अब समझ लेते हैं कि उसने लोन नहीं लिया, अगर वो लोन नहीं लेता तो उसका 150 करोड़ जो है एक बिल्डिंग के अंदर लग जाता जहां पर उसका पैसा 3 से 4 साल के लिए फंसा रहता है और उसके बाद में जब बिल्डिंग बनती तो उसके बाद में उसको जो है वो रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं। परंतु जब उसने कर्जा लिया तो अब उसके पास में एक ऐसा बिजनेस सेटअप हो चुका है उसके 100 करोड़ से जो उसको 20 से 22 करोड़ की एक तो इनकम बना कर दे रहा है। अब ऑलरेडी उसके कर्जे के कारण उसने अपना लॉस शो किया होगा कि मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है, तो जो 22 करोड़ की इनकम है उसके ऊपर से 78 करोड़ के अगर वो लॉस में है तो उसको टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब 100 करोड़ के लोन से उसको 60 करोड़ का टैक्स बेनिफिट हुआ। एक ऐसा बिजनेस उसने सेटअप कर लिया जो उसको हर साल 22 करोड़ रुपए कमा कर दे रहा है, जो कि फ्यूचर में और बढ़ता रहेगा। और एक इंप्रूव्ड क्रेडिट स्कोर भी उसने बना लिया और जब उसका लोन का पैसा खत्म हो जाएगा उसके पास में एक 150 करोड़ की बिल्डिंग भी होगी जो फ्यूचर में जाकर और बड़ी हो जाएगी। तो मतलब जो काम बैंक वाले आपके साथ करते थे, आपका पैसा लेकर उसको यूटिलाइज करके कमाई करके आपको वापस देना, वही काम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को लेकर करते हैं बैंक वालों के साथ। रॉबर्ट ई कियोसाकी इसको गुड डेब्ट बोलते हैं और इसी गुड डेब्ट के कारण उन्होंने जो है 10,000 करोड़ रुपए का लोन उठा के रखा है मार्केट से और उस पैसे से उन्होंने 15,000 से ज्यादा घर जो है यूएसए के अंदर खरीदे जिससे उनको रेंटल इनकम ही बहुत ज्यादा आती है। आज उनकी बीवी के नाम के ऊपर 6500 से ज्यादा घर है। आज के टाइम के ऊपर वो आदमी जो है वो सोने की खान, चांदी की खाने ओन करता है। और अगर मान लो कि वो बैंक का कर्जा नहीं दे पाए तो इस केस के अंदर होगा कि बैंक ने जिस घर के लिए कर्जा दिया वो उस घर को जो है
सीज कर देगा तो इनकी एक या दो प्रॉपर्टी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप जो है नीरव मोदी या कुछ माल्या जैसा स्कैम करके भागे हो तो। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि जब भी एक इंसान के पास में इनकम आती है उसके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं इनकम को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है लायबिलिटी, जैसे आपने कार खरीद लिया, अपने लिए घर खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, एजुकेशन के ऊपर पैसा लगा लिया। वो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो है वो 2 चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहला एक्सपेंसेस, जैसे आपका मार्केटिंग का बजट है या आपने कहीं पर एड रन किया जो आपको जो है वो सेल्स ला कर दे रहा है, या आपने मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोल लिया, आप जितना सामान डाल रहे हैं उतना आपको रिटर्न मिल रहा है। या तीसरी चीज होती है आप जो है एक एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी ली उसको आपने ऊबर पे लगा दिया, बिल्डिंग ली आप उससे रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आप लोग जो है एसेट बिल्ड कीजिए रेदर देन एक्सपेंसेस, कि आप पैसा जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। आप ऐसी चीज बनाइए जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देती रहे और एट द एंड आपके पास में प्रॉपर्टी भी बनी रहे। अब मेरा एक दोस्त है, उसने इस चीज को कैसे यूज किया, उसको जो है वो थोड़े से एडवांस्ड ग्राफिक्स का काम करना था, तो उसने एक मैकबुक लिया ईएमआई के ऊपर, उसने जो है वो कुछ अच्छे क्लाइंट्स को क्लोज किया, उनसे उसने पैसे लेकर मैकबुक की ईएमआई पे करी और ईएमआई पे होने के बाद में मैकबुक भी उसके पास है और वो उससे जो है आज भी अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। तो आप लोग भी ऐसे छोटे लेवल के ऊपर इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीजें आपके पास में हैं आप उनको रेंट आउट करके जो है इनकम का फ्लो बना सकते हो। बट तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हारे पास में 150 करोड़ होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है बैंक तुमको जो है वो नॉन रिकोर्स लोन के अंदर रखेगा ही नहीं। ये बातें भी तभी अच्छी लगती हैं जब जेब के अंदर पैसा हो। मेरा काम था तुमको कॉन्सेप्ट समझाना कि तुमको ये पता चले कि अमीर लोग जो लोन क्यों लेते हैं, ताकि तुम लोगों की कभी फ्यूचर में चीजें काम आ सकें। बाकी तुम लोग किसी एक काम के ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा धन कमाने की जो है वो चेष्टा करो। खैर कर्जे से याद आया, अगर आप लोगों ने विजय माल्या का वीडियो नहीं देख रखा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रहा होगा उसके ऊपर जाएं और विजय माल्या का वीडियो क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।